हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हैं जो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैक्स वेबर को आज हम पढ़ेंगे। मैक्स वेबर ये यूजीसी नेट में हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनके बुक से पूछा जाता है, इनके मेथड से पूछा जाता है। तो चलिए हम इनको पढ़ते हैं और इस तरह पढ़ेंगे कि इस बार अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे मैक्स वेबर जो है जर्मन समाजशास्त्री है। ये जर्मन समाजशास्त्री है और इनका जीवन काल जो है 1864 से 1920 में बीच रहा है। और जो है इस बीच में इन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी काम किए हैं। इन्होंने छोटी छोटी समाज की घटनाओं को समझने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। और ये है हमारे मैक्स वेबर साहब। और ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। इनके बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला बुक क्या है? द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस बुक में इन्होंने यह बताया है कि पूंजीवाद जो समाज में पूंजीवाद की स्थापना हुई है वो धर्म के आधार पे हुई है। धर्म में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है, कोई ना कोई ऐसा तत्व होता है जिससे प्रेरित होकर पूंजीवाद व्यवस्था समाज में पनपती है। और इनकी सेकेंड बुक है द रिलीजन ऑफ चाइना, एंशिएंट जुडाइज्म और इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, द सिटी, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस एंड लास्ट बुक है कि द नेशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। देखिए, ये सारे बुक इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी थिंकर का ये नहीं कहा जा सकता है कि इस थिंकर की ये बुक आप पढ़ लीजिए, ये बुक छोड़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि अगर इस बार यूजीसी नेट में मैथ्स पेपर से क्वेश्चन पूछता है, जो कि पूछेगा ही पूछेगा, और बुक अगर पूछता है तो ये बुक जरूर पूछेगा, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसके बाद सेकेंड बुक पूछने का चांस सबसे ज्यादा जो है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन और द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। ये तीन बुक को आप भूलिएगा नहीं। ठीक, इस तीन बुक को नहीं भूलिएगा। चौथा बुक याद है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये चार बुक हमेशा पूछता है और इन चारों बुक को आप भूल नहीं सकते हैं, आप याद कर लीजिए एकदम से। और देखिए, बुक जो बहुत क्यूरीज आती है कि बुक नहीं याद होता है, बुक भूल जाते हैं। तो बुक याद करने का तरीका ये है कि जब आप उस थिंकर को पढ़ रहे हैं और उस थिंकर की थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में ही कोई ना कोई जो सिद्धांतकार जो सिद्धांत दिए हुए हैं तो उसी सिद्धांत से रिलेटेड उनकी बुक होती है। थोड़ा बहुत जो है आप याद कर सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके। थ्योरी से बुक को कनेक्ट कर लीजिए और बुक को थ्योरी से कनेक्ट कर लीजिए। अलग सेपरेट सेपरेट थ्योरी याद करेंगे, आप सेपरेट सेपरेट बुक याद करेंगे तो वो नहीं याद होगा, चाहे इसके बाद आप भूलेगा ही भूलेगा। हर थिंकर में इतने बुक है, इतने थ्योरीज हैं कि आप नहीं इस तरह से कंठस्थ नहीं रख सकते हैं। उनके थ्योरी से बुक को याद करिए, बुक से थ्योरी को याद करिए, तो उसका आप ना बुक भूलेंगे ना थ्योरी को भूलेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं आगे मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर का समाजशास्त्र, सबसे पहले देखेंगे समाजशास्त्र के बारे में मैक्स वेबर क्या समझते हैं, उनकी विचारधारा क्या है। तो समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण अध्ययन करता है। ठीक, ये अर्थपूर्ण बोध कराने वाला विज्ञान है। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के अध्ययन में सामाजिक क्रिया को ही मानते हैं। जैसा कि हम बताया कि सामाजिक क्रिया को बहुत जोर देते हैं। मैक्स वेबर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। मैक्स वेबर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको दुर्कीम को पढ़े हैं तो दुर्कीम क्या है, समाज को इम्पोर्टेंट रखते हैं हर चीज में। कोई भी घटना घट रही है तो उसमें घटना के पीछे किसका हाथ है? समाज का हाथ है। कोई भी कार्य हो रहा है या धर्म की उत्पत्ति हुआ तो धर्म को बनाने में किसका हाथ है? समाज का हाथ है। वैसे ही मैक्स वेबर व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, ये समाज को इम्पोर्टेंट नहीं देते, ये व्यक्ति को इम्पोर्टेंट देते हैं। ये चीज याद कर लीजिएगा। चलिए अब इनके थ्योरी को समझते हैं। इनका सबसे पहला थ्योरी जो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सामाजिक क्रिया को सिद्धांत को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्रिया क्या है, एक्शन क्या है। एक्शन क्या होता है? जब भी हम जो कार्य करते हैं उसी को हम एक्शन कहते हैं। कोई भी काम करना हुआ उसको एक्शन कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा
यहाँ पे मैक्स वेबर थोड़ा सा हट के बताते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। देखिए, क्रिया दो तरह की होती है, एक व्यक्तिक क्रिया होती है, एक सामाजिक क्रिया होती है। क्रिया क्या होता है? काम करते हैं जो क्रिया होता है। और क्रिया कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिक क्रिया और सामाजिक क्रिया। ठीक, व्यक्तिक क्रिया क्या होता है? तो व्यक्तिक क्रिया होता है जो आप अपने लेवल पे काम करते हैं, जिससे समाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही आप समाज से जो इन्फ्लुएंस होकर काम कर रहे हैं, ना समाज को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, समाज पे आपका आपके काम करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो हो जाएगा व्यक्तिक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, या आप सुबह देर 10 बजे तक सोते हैं, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? तो ये क्या हो, आपके व्यक्तिगत निर्णय, आपका व्यक्तिगत क्रिया है। आप जो है खाना नाश्ता सुबह 7 बजे कर रहे हैं या सुबह 10 बजे कर रहे हैं, आप देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं या रात में जल्दी सो जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये व्यक्तिगत क्रिया हो गया। और सामाजिक क्रिया क्या होता है? सामाजिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिससे व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव समाज पे दिखाई देता है, या तो समाज के द्वारा प्रेरित होकर वो काम करता है, या तो वो काम करता है तो समाज उससे प्रेरित या प्रभावित होता है। तो ये दो तरह की क्रियाएं होती हैं। अब देखते हैं सामाजिक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर क्या कहते हैं। ठीक, मैक्स वेबर का मानना है कि अगर सामाजिक क्रिया, हर क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। समाज में रह के आप कोई काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि ये सामाजिक क्रिया है। ठीक, सामाजिक क्रिया होती क्या है? मैक्स वेबर 4 तरह की बातें बताते हैं कि अगर ये 4 कसौटियों पे, इन 4 चीजों पे जो क्रिया, जो कार्य जो है 4 स्टेप से गुजरती हुई चली जाती है, उसे ही सामाजिक क्रिया माना जाएगा। अब ये 4 तरीके क्या है, 4 स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि जो सामाजिक क्रिया होता है वो अपने भूत, वर्तमान या भविष्य से प्रभावित होता है। ठीक, ये किससे प्रभावित होता है? अपने भूत के कार्य, पहले किए गए कार्यों से प्रभावित हो, या वर्तमान के कार्यों से प्रभावित हो जो इस समय काम चल रहा है, या आगे आने वाले कार्य या व्यवहार से प्रभावित हो। जैसे आपको कोई कभी पहले गाली दिया हो और फिर कहीं रास्ते में मिल जाता है, आप उसको दो थप्पड़ मार दे रहे हो। ठीक, तो वो जो क्रिया हो गई वो सामाजिक क्रिया हुई। क्यों? क्योंकि वो आपके भूतकाल से प्रभावित हो। या आप आज कोई काम कर रहे हैं तो भविष्य में कुछ चीजों को ध्यान में रख के कर रहे हैं, या आप जो आज काम कर रहे हैं वो पुराने जो है पुराने चीजों को से प्रेरित होकर, या आज से जो कुछ चीजें हुई, घटनाएं घटी हैं, उसके जो है कि उससे अंतर क्रिया करके या उसके जवाब में आप क्रिया कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे सामाजिक क्रिया कहेंगे। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। और सेकेंड चरण क्या है कि प्रत्येक क्रिया हुआ है कि सामाजिक नहीं, सामाजिक सभी क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। वो कब कहा जाएगा? जब दो व्यक्ति, एक मतलब दो ऐसे चीजों के बीच में क्रिया हो जिसमें जान हो, जीवन हो, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में क्रिया हो। ठीक, तो जो बेजान चीजों के बीच में अगर क्रिया होता है, आप दीवार पे हथौड़ा मार रहे हैं, ये आपका सामाजिक क्रिया नहीं है। ठीक, आप लिख रहे हैं कोई चीज, ये सामाजिक क्रिया नहीं है। काम तो कर रहे हैं आप, क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन ये सामाजिक क्रिया नहीं हुआ। ठीक, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, ठीक, आप अगले व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, अगला व्यक्ति आपको प्रभावित कर रहा है अपनी क्रिया के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, तो इसे सामाजिक क्रिया कहा जाता है। तीसरा स्टेप क्या है? प्रत्येक प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं होता है। जैसे अगर हम अ, रास्ते में कहीं चल रहे हैं, कोई मिला, बोला नमस्ते या हाय हेलो बोल के चल दिया, अपने रास्ते पे चल दिया, तो इसे आप सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो मिले ना मिले पता नहीं, फिर उसके बाद ना आपको फ्यूचर में रिएक्ट करना है कोई बात, ना फिर वो मिलेगा तो आपसे कोई बात करेगा, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन यही चीज, जैसे आप ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन में चलते चलते थोड़ी सी बातें हो गई किसी से, या सफर में कहीं गए थोड़ी सी बातें हो गई थी ना, व्यक्ति वो कहीं चला गया, आप कहीं चले गए, इसको सामाजिक क्रिया आप नहीं करेंगे। इसको तो सामाजिक क्रिया होने के लिए क्या होगा कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यवहार, वो आपके व्यवहारों को प्रभावित करे। ठीक, सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आपके व्यवहारों को प्रभावित करे और आप उसके व्यवहार से प्रभावित हो। चौथा स्टेप क्या है? सामाजिक क्रिया ना तो प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रिया होती है, और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित हो। जैसे
इसका मतलब ये है कि कई व्यक्ति एक ही तरह की क्रिया कर रहे हो, तो आप तो सोचेंगे कि ये तो सामाजिक क्रिया हुआ क्योंकि समाज के सभी व्यक्ति कर रहे हैं, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं हुआ। जैसे अगर आप बाहर हैं और अचानक से बारिश हो जा रहा है, अचानक से बारिश होने के बाद क्या होगा कि सभी लोग छाता खोल लेंगे, और वहाँ पे जितने लोग हैं सबने छाता खोल लिया, तो सबने छाता खोल लिया तो ये देख के ये सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये घटना एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है, सब अपना अपना छाता खोले हुए हैं। ठीक, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं हुई। और इन चारों चरणों से जब गुजरते हुए कोई क्रिया चली जाती है, इन चारों शर्तों को पूरा पूरा कर लेती है, तो वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आ जाती है। ये मैक्स वेबर का कहना है। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कभी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, इसको क्लियर किया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के प्रकार बताते हैं। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया कितने प्रकार बताते हैं? तो मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताते हैं। मैक्स वेबर 4 प्रकार बताते हैं सामाजिक क्रिया के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला प्रकार है तार्किक क्रिया, दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा प्रभावात्मक क्रिया, चौथा परंपरात्मक क्रिया। ये चारों प्रकार है मैक्स वेबर के, और इसको एक एक करके हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, और इसको समझ लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि फिर इसके बाद आपको कहीं इस चीज़ को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी या समझने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका जो एक जर्मन लैंग्वेज है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर एग्जामों में ये देखा जाता है कि तार्किक क्रिया न लिख के जो एक रेशनल एक्शन लिख देता है। अब व्यक्ति परेशान हो गया, स्टूडेंट परेशान हो गया कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से पूछ दिया, ये कहीं से पूछा नहीं है। ये तार्किक क्रिया ही है जो कि आपने हिंदी में पढ़ लिया या रेशनल एक्शन पढ़ लिया इंग्लिश में, बट जो है कि उसका जर्मन लैंग्वेज नहीं पढ़े। ठीक, तो इस जर्मन लैंग्वेज को जरूर याद कर लीजिएगा। दो जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया है, इन दोनों को आप दो सेंटेंस है जिसको याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए तार्किक क्रिया को, जो तार्किक क्रिया का इंग्लिश है रेशनली एक्शन, इसमें इसको जो है कि रेशनल एक्शन कहते हैं, और मूल्यांकनात्मक क्रिया को कहते हैं वर्स्ट नेशनल एक्शन। ठीक, वर्स्ट नेशनल एक्शन, ये क्या होगा? मूल्यांकनात्मक क्रिया हो गया। उसके बाद प्रभावात्मक क्रिया को आप जानते हैं इफेक्टिव एक्शन, और परंपरात्मक क्रिया क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल एक्शन। ठीक, ये चीज समझ में आई पहली बार। अब देखिए तार्किक क्रिया में क्या होता है? गोल सेट होता है। सबसे बड़ी चीज क्या होता है? गोल सेट, एक गोल होता है। ठीक, मूल्यांकनात्मक क्रिया में क्या होता है? तो वैल्यू होता है, वैल्यू होता है। प्रभावात्मक क्रिया में क्या होता है? प्रभावात्मक क्रिया में होता है क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अफेक्टिव ओरिएंटेशन होता है, और ट्रेडिशनल एक्शन। इसको हम क्रम से समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे तार्किक क्रिया क्या होता है। मैक्स वेबर जो तार्किक क्रिया बताते हैं तो उनके अनुसार तार्किक क्रिया, हाँ एक चीज ध्यान ये बात रखेंगे कि आगे हम पार्सन्स को भी पढ़ेंगे और भी थिंकर भी पढ़ेंगे जिन्होंने सामाजिक क्रिया के बारे में बताया हुआ है, तो उनमें इनमें क्या अंतर होगा, तो पहली चीज ये जान लीजिए। जैसे मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को बताते हैं, इनका अर्थ ये है कि सामाजिक क्रिया होने के लिए दो व्यक्ति का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला व्यक्ति सामाजिक क्रिया नहीं कर सकता। ये कौन कहता है? वेबर कहता है। वहीं जब हम पार्सन्स की सामाजिक क्रिया को पढ़ेंगे तो पार्सन्स कहते हैं कि अकेला व्यक्ति भी सामाजिक क्रिया कर सकता है। ये दोनों के सामाजिक क्रिया में अंतर है, ये चीज याद रखिएगा एकदम। ठीक, अब हम पढ़ते हैं तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया में क्या होता है कि मैक्स वेबर बताते हैं कि ऐसी क्रिया तार्किक क्रिया होती है जिसमें साधन और साध्य दोनों आप जो है सोच समझ के तर्क के आधार पर चुनते हैं। जैसे अगर आपको यूपीएससी निकालना है या कोई एग्जाम निकालना है, उसके लिए तर्क क्या होगा? उसके लिए तर्क होगा कि पहले उसका सिलेबस निकाला जाए, उस सिलेबस को निकाल के उसके अनुसार बुक का, अच्छे बुक्स का चॉइस किया जाए, सारे यूनिट्स को पढ़े जाए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एग्जाम देंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, फिर एग्जाम देंगे। तो ये अब तर्क के आधार पर एक एक काम किए जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? तार्किक क्रिया हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम देना चाहेंगे। देखिए साधन, जो भी आप साधन का जो भी आप साध्य रखते हैं, साध्य का मतलब क्या होता है? साध्य का मतलब होता है गोल। जो भी आप गोल रखते हैं वैसा ही साधन आपको रखना पड़ेगा, उसी के अनुरूप आपको साधन रखना पड़ेगा, तो ही उसे क्या कहेंगे? उसे तार्किक क्रिया कहेंगे। अब
अगर आप देखेंगे सिविल इंजीनियर का एक उदाहरण समझाएंगे हम कि अगर कोई सिविल इंजीनियर है, उसको एक नदी पे पुल बनाना है और वो पुल ऐसा बनाना है कि नदी में जब बाढ़ की स्थिति रहे, जब बहाव बहुत ज्यादा रहे, फिर भी वो पुल टिका रहे, तो वो क्या करेगा? पहले तो वो जब पानी कम हो जाएगा तो पानी कम होने का इंतजार करेगा, और जब पानी कम हो जाएगा तो गहराई का मेजरमेंट करेगा, या पानी में ही मशीनों के द्वारा गहराई का मेजरमेंट करेगा। गहराई का मेजरमेंट करने के बाद वो ये देखेगा कि इस नदी में बहाव जब पानी कम होता है तब कितना रहता है, पानी जब बढ़ता है तब कितना रहता है, पानी जब सबसे ज्यादा अपने चरम पे रहता है तब इसका बहाव कितना रहता है। उसके बाद ये चीजें देखेगा, और जब ये देख लेगा तो उसी के अनुसार वो अपने मेजरमेंट के अनुसार जो तुलना करके सारी चीजें अपना जो मटेरियल है उसका यूज करेगा, बालू सीमेंट या सरिया जो भी चीजें लगानी होगी वो उसके अनुसार ही लगाएगा। तो जो उसका साध्य हुआ, साध्य के अनुसार इस साधन का यूज कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो तार्किक क्रिया हो गया। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, और क्रिकेट मैच आप सभी लोग देखते होंगे, क्रिकेट मैच जो लोग देखते हैं तो वो ये भी जानते होंगे कि एक ऐप है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन को अगर एक तरह से कहा जाए तो जुआ है, सट्टा है। बहुत लोग कहते हैं कि लोग जिसका इसमें किस्मत साथ देता है वो पैसे कमा लेते हैं, इसमें सट्टा लगाते हैं या उसमें जो पैसा लगाते हैं और ज्यादा पैसा बना लेते हैं। लेकिन नहीं, अगर इसको एक तरह से अच्छे से समझने का प्रयास किया जाए तो ये एक कला कला है, क्योंकि देखिए भारत सरकार सट्टे को, जुआ को जो है बैन की हुई है, या जुआ को प्रमोट नहीं करते। हालांकि समाज में इस तरह की ऐसी चीजें चलती है जो गेमिंग के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं या शेयर बाजार के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट का कहना है कि ये सट्टा नहीं, ये एक कला है। कला कहते हैं आप बाजार को पहले से देखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, आप अगर जो गेम खेल रहे हैं या ड्रीम इलेवन पे सब पैसा लगा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा प्लेयर पहले अच्छा किया था। मतलब आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, अनुभव लेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्रिकेट को देखेंगे पहले से, और अपने विवेक के आधार पे, तर्क के आधार पे सोच समझ के पैसा लगाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये तार्किक क्रिया होगी। आई थिंक तार्किक क्रिया में और किसी तरह का डाउट आपको नहीं होगा और ना ही आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत होगी। चलिए अब हम देखते हैं मूल्यांकनात्मक क्रिया क्या होता है। मूल्यांकनात्मक क्रिया में मूल्य को ध्यान में रख के ही कोई कार्य किया जाता है। ठीक, मतलब साध्य, जो हमारा साध्य है, जो गोल है, उस गोल को पाने के लिए हम मूल्य के आधार पे अपने जो हमारे परंपरागत मूल्य है, परंपरागत मूल्य का या समाज द्वारा बनाए गए मूल्य करते या व्यक्ति अपने द्वारा ही जो मूल्य स्थापित करता है, उसी मूल्यों पे चलते हुए उस साधन का उस साध्य को प्राप्त करें, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूल्यांकनात्मक क्रिया। अगर हम इसका उदाहरण लें तो कोई भी चीज व्यक्ति को कोई भी गोल प्राप्त करना है, या आप कहें कि अगर किसी व्यक्ति को डायमंड की इच्छा है कि मुझे डायमंड लेना है, तो उसको दो तरह से ले सकता है। पहला तो ये है कि जॉब करे, अच्छा पैसा कमाए, या कहीं से भी पैसा अच्छा कमाए, उसके बाद वो जाके डायमंड खरीद ले। दूसरा क्या है, वो जाके चोरी कर ले। चोरी करना उसके मूल्य के खिलाफ है। ठीक, चोरी करना क्या है, उसके मूल्य के खिलाफ है, वो चोरी नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकनात्मक क्रिया। अर्थात वो साधन को जो है साध्य को प्राप्त करने के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो मेहनत करके पैसा कमा के अपने मूल्यों पे, जो उसके समाज द्वारा स्थापित मूल्य है, उसके द्वारा जो स्थापित मूल्य है, उस पर चलते हुए उसको पा रहा है। तो क्या हो जाएगा, मूल्यांकनात्मक क्रिया होगा। और इसका और भी एग्जाम्पल है समाज में, जैसे कुछ शायरी कहिए, शायराना अंदाज में कहा जाता है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये मूल्य है कि हम हार नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए। हम जो है कि भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन जो है हम सर नहीं झुका सकते। और दूसरी चीज, दूसरा अगर देखा जाए तो इसी से रिलेटेड मुझे मिस कर रहा है थोड़ा सा। अ, हाँ, क्षत्रियों में सबसे ज्यादा जो है कि फेमस था कि क्षत्रिय एक बार जो जुबान दे देता है फिर उससे पलटता नहीं है। अर्थात वो अगर जुबान दे दिया है तो उसकी पगड़ी, जुबान ही उसकी पगड़ी है, उसका सर है। ठीक, तो अपने जुबान से मुकरता नहीं है वो। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये सारी चीजें भले ही क्षत्रिय का कितना भी नुकसान हो जाएगा, कितनी भी हानि हो जाएगी, बट उसका जो जुबान है
वो अपने टिका रहेगा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, मूल्यांकनात्मक क्रिया में आ जाएगी। अब आज आते हैं, देखते हैं प्रभावात्मक क्रिया क्या होता है। प्रभावात्मक क्रिया में ऐसा क्रिया होता है कि जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, वो स्कूल में पेंसिल भूल जाता है, या पेंसिल उसकी चोरी हो जाती है, या भूल जाता है, या कहीं गिरा देता है, खो जाता है। अब वो घर जाता है तो उसकी माता जी, उसके पिताजी डांटते हैं, मारते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, प्रभावात्मक क्रिया होता है। ये क्या अफेक्टिव एक्शन हो जाता है। या बच्चा शरारत कर रहा है तो उसको मारा पीटा जाता है, उसको डांटा जाता है। या तो जो है कि मार्क्स कम ला रहा है तो उसको मारा पीटा जा रहा है, डांटा जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अफेक्टिव एक्शन हो जाएंगे। अब हम देखते हैं परंपरात्मक क्रिया क्या होती है। परंपरात्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो हमारी परंपराओं के आधार पर होती है। अर्थात इसमें साध्य का पता होता है, लेकिन साधन का पता नहीं होता है। जो हम कर रहे हैं, जैसे जो हम कर रहे हैं क्यों अगर उसका पूछा जाए क्यों कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। पहले से चलती आ रही ये चीजें, पहले से ऐसा ही होता है, इसलिए हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, परंपरात्मक क्रिया हो गई। जैसे अगर कहा जाए कि भाई होली होली है तो होली का रंग क्यों लगा रहे हो, तो कोई कहता है क्यों भाई, क्यों नहीं लगाया, हमेशा से तो लगाया जाता है, तो इसलिए हम भी रंग लगा रहे हैं। और दिवाली में दीपक क्यों जला रहे हैं, इसमें कोई तर्क नहीं है। दिवाली में दीपक इसलिए जला रहे हैं क्योंकि हमेशा से दीपक जलाया जाता है। दिवाली में रंग क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दिवाली में रंग कभी नहीं लगाया गया, होली में रंग लगाया गया है। तो ये सारी चीजें जो है परंपरात्मक जो है क्रिया कहलाती है। कि आप ऐसी क्रिया को दोहराइए जो पहले से चला आ रहा है, बिना तर्क के आधार पर, मतलब उसका कोई तार्किकता नहीं है उससे। ठीक, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा से चला आ रहा है। तो ये परंपरात्मक क्रिया हो गई। अभी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर समझ में आ गई चीजें, आपको लगता है कि अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं गलत होगा, तो प्लीज फिर भी बताइएगा कि आपको ये चीजें समझ में आ गई, और आगे हम इसी तरह का और अच्छे से प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समझने के लिए दो पद्धतियों को बताते हैं। दो पद्धति, ये दो पद्धति को बताते हैं। और सबसे पहला पद्धति बताते हैं वेस्टर्न पद्धति, वेस्टर्न, और दूसरा बताते हैं आदर्श प्रारूप। ठीक, आइडियल टाइप और वेस्टर्न। ये वेस्टर्न पद्धति जो है जर्मन लैंग्वेज है वेस्टर्न। इसका मतलब क्या होता है, देखिए बहुत डीपली पूछता नहीं है, बस इतना पूछता है कि आदर्श प्रारूप किसने दिया, आदर्श प्रारूप की थ्योरी किसने दी है, और वेस्टर्न पद्धति का यूज किसने किया, या वेस्टर्न पद्धति की बात कौन करता है, या वेस्टर्न पद्धति से कौन संबंधित है, ये पूछता है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेंगे कि वेस्टर्न पद्धति जो है, इसको समझने के लिए हमें ये समझें कि अगर कोई भी कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, तो आप उसकी जगह पे खड़े होकर वो काम करिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि उस समय तुम मेरी जगह पे होते तुम भी यही करते। तो बस यही चीज है वेस्टर्न पद्धति, और कुछ नहीं है। कि आप उस चीज को उसी रूप में समझने के लिए, कोई भी समाज में कोई भी घटना घट रही है, समाज की कोई भी क्रिया है, उस क्रिया को कोई व्यक्ति क्यों किया है, इसको उसी रूप में समझने के लिए उसकी जगह आपको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे उसकी जगह खड़े होकर सोचना पड़ेगा, मतलब उस श्रेणी में आके सोचनी पड़ेगी। तो आपको वो क्रिया एग्जैक्ट समझ में आएगी कि ये घटना अगर घटी है तो क्यों घटी है, ये व्यक्ति अगर इस तरह का कार्य किया है, इस तरह की क्रिया किया है, इस तरह का ही किया है। तो ये चीज है वेस्टर्न पद्धति। और आदर्श प्रारूप क्या है, देखिए आइडियल टाइप यहाँ जो है, मैक्स वेबर का आइडियल टाइप वो आइडियल टाइप नहीं है जो आप जानते हैं कि हम किसी चीज को आइडियल मान लिए, या कोई विचारधारा पहले से चलती आ रही है उसको वो हमारा आइडियल है। ठीक, तो उसी तरह के कार्य करे वो, ये इनका यहाँ आइडियल टाइप का मतलब उस चीज से नहीं है। यहाँ इनका आइडियल टाइप से ये मतलब है कि किसी भी घटना का आप अध्ययन करने जा रहे हैं या कोई क्रिया करने जा रहे हैं, तो उस घटना के अध्ययन से पहले, उस क्रिया का अध्ययन या उस घटना का अध्ययन करने से पहले उससे संबंधित आप तथ्यों को, जो उसके तथ्य हैं या तत्व हैं, उसको एकत्रित करेंगे और तार्किक रूप से एक सिद्धांत उसको दे देंगे, और उसका अध्ययन उसी सिद्धांत के अनुसार करेंगे। उसे क्या कहा जाएगा, आदर्श प्रारूप कहा जाएगा। मतलब आप समझिए कि जैसे आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, अगर हम कहें आपको यूजीसी की तैयारी करना है, ठीक, यूजीसी निकालना है, आपको जेआरएफ निकालना है, आपको जेआरएफ निकालना है।
अब जेआरएफ के लिए अगर आप आदर्श प्रारूप बनाएंगे, एक आदर्श प्रारूप जेआरएफ के लिए सेट करना चाह रहे हैं, तो मैक्स वेबर के अनुसार क्या होगा आदर्श प्रारूप, तो समझने का प्रयास करिएगा कि अब जेआरएफ के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो जाएंगे सिलेबस निकालेंगे, सिलेबस निकालेंगे ना, इसके लिए सिलेबस निकालेंगे। सिलेबस में एक एक टॉपिक को देखेंगे, फर्स्ट यूनिट पे कौन कौन से फिगर है, सेकेंड यूनिट पे क्या क्या चीजें हैं, इन सारी चीजों को आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। पढ़ के समझ के फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस चीज को इस बुक से क्लियर करना है, इस चीज को इस बुक से क्लियर करना है, ये हमारा घर बैठ के हम खुद ही क्लियर कर सकते हैं, इस चीज के लिए मुझे कोचिंग लेना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉपर आपका एक क्या हो जाएगा, एक तैयार हो जाएगा, एक आदर्श प्रारूप, मतलब एक रास्ता तैयार हो जाएगा कि हमें इसी रास्ते पे चल के क्या करना, जेआरएफ निकाल लेना। जरूरी नहीं है कि आप उस रास्ते पे चल रहे हैं तो जेआरएफ निकल ही जाएगा, लेकिन आप एक मोटा मोटा एक रास्ता तैयार कर लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जेआरएफ तैयार, जेआरएफ निकल जाएगा। बस यही चीज है आदर्श प्रारूप। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। आदर्श प्रारूप क्या है, तो आदर्श प्रारूप एक ऐसी चीज है जो जिस भी घटना का अध्ययन करने जा रहे हैं या जिस भी क्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं, कुछ क्रिया या घटना से संबंधित आप तत्वों को एकत्रित करेंगे, तथ्यों या तत्वों को एकत्रित करके तार्किक रूप से एक सिद्धांत का निर्माण कर देंगे। उसी सिद्धांत के निर्माण करने के बाद उसी सिद्धांत पे चलते हुए उस चीज की व्याख्या या शोध या उसको जानने का प्रयास करेंगे। यह है आदर्श प्रारूप। ठीक, अब देखिए थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वेस्ट के बारे में बताते हैं मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर का फर्स्ट पद्धति का अर्थ क्या है, व्याख्यान में मतलब किसी चीज को किस तरह समझा जाए, ये इनका अर्थ है, इसका अर्थ है वेस्ट पद्धति। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई बहुत बेहतर से। और फिर इनका पावर का उदाहरण है जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी उसी हिसाब से पढ़ रहे होंगे। और इस बात आप जो है कि नेट पे जेआरएफ का सफर जो है जरूर से तय करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको संतुष्टि हो, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारी भी मेहनत को सफल बनाइए और आप भी मेहनत करिए, जेआरएफ लाइए। चलिए ठीक है, हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।